हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और खासकर जिनका सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी है उनके लिए है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ज्योग्राफी का इससे पहले जो है लगभग 50 क्वेश्चन का 5 वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है, जिसमें 50 क्वेश्चन आप लोगों को बिना रटे रटाए क्लास में ही जो है याद करवा दिया गया है। हमें उम्मीद है वो क्लास आप करके आ रहे हैं और अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो वो क्लास आप कर लीजिए, क्योंकि पीछे का 50 क्वेश्चन भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आज के इस क्लास में जो है हम लोग 51 से लेके जो है लगभग जो है कितना 60 तक के प्रश्नों को करेंगे और वो भी जो है आपकी भाषा में करेंगे, जिससे जो है आपको किसी भी प्रकार की रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर आप हमारे पुराने विद्यार्थी हैं तो आपको विश्वास है, अगर आप नए जुड़े हैं तो आप पूरा क्लास देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। आइए, आज का पहला प्रश्न जो है क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि भारत में दो संघनतम जनसंख्या वाला राज्य के नाम। जब 2011 में जनगणना हुआ था तो उसी के अनुसार आपको बताना है भारत के दो ऐसा राज्य के नाम जहां पे संघनतम जनसंख्या। संघनतम जनसंख्या कहने का मतलब एक की जगह पे बहुत सारा व्यक्ति। तो सबसे पहला नंबर पे कौन आएगा? तो हमनिए के राज्य जो है बिहार आता है। बिहार जानते हैं 1 किलोमीटर एरिया में जो है 1102 व्यक्ति जो है निवास करता है। ठीक है। और दूसरा नंबर पे जो है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में जो है 1029 लोग जो हैं 1 किलोमीटर पे निवास करते हैं। बात समझ गए? याद हो गया? संघनतम कहने का मतलब कि एक ही जगह पे बहुत सारे लोग, यानी एक जगह पे कौन राज्य में कितना ज्यादा जनसंख्या में लोग रहते हैं। तो सब दो गो राज्य के पूछा है, तो सबसे ज्यादा बिहार में 1 किलोमीटर एरिया में 1102 व्यक्ति रहते हैं। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में 1 किलोमीटर एरिया में 1029 व्यक्ति रहते हैं। याद रहेगा आपको, दो गो राज्य बिहार और कौन सा? पश्चिम बंगाल। रटे की जरूरत नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के लिए उत्तरदायी दो प्राकृतिक कारकों का उल्लेख करें। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहा है कि भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवास, यानी कि गांवों में जो है लोग विभिन्न प्रकार से रहते हैं। कोनो के 2 तल्ला घर है, तो कोनो के 1 तल्ला है, तो कोनो के झोपड़ी है। तो कहीं दूसरे गांव में जाइएगा तो कहीं दूसरे तरह के लोग आपको, दूसरे तरह के जो है रहने सहने वाले लोग आपको मिलेंगे। आखिर ये ऐसा क्यों होता है? इसके दो गो प्राकृतिक कारण बताना है कि ऐसा काहे होता है। तो देखिए, दो गो प्राकृतिक कारण पूछा है, तो सबसे पहला आप बताएंगे समतल भूमि। ठीक है। प्राकृतिक कारण पूछा है तो सबसे पहला आप बताएंगे समतल भूमि। इस समतल भूमि का होता है, तो समतल भूमि कहने का मतलब है जहां पे जमीन जो है बराबर रहता है, समतल रहता है। वहां पे गांवों में जो है एक जगह पे ज्यादातर लोग इकट्ठा रहते हैं। और जहां पे जमीन समतल नहीं होता है, मतलब कि पहाड़ी इलाका है, तो उबड़ खाबड़ जो है जमीन है, तो वहां पे जो है गांवों में जनसंख्याएं कम देखने को मिलती है। तो पहला रीजन है समतल भूमि। दूसरा है भाई, दूसरा जो है वह जानते हैं का? उपजाऊ भूमि। अब उपजाऊ भूमि कैसे है? तो देखिए, उपजाऊ भूमि इसलिए है गांव में लोग वहां पे रहना चाहते हैं जहां पे खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जहां पे खेती करने पे अनाज जो है ज्यादा मात्रा में जो है मिलता है। तो वही जहां पे उपजाऊ भूमि अधिक होता है गांव में लोग वहां पे ज्यादा निवास करते हैं, और जहां पे बंजर भूमि होता है जहां पे भाई निवास लोग कम करते हैं। तो ई दूगो जो है का है प्राकृतिक कारण है कि गांवों में लोग विभिन्न प्रकार से कैसे रह सह रहे हैं। बात समझ गए? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज का तीसरा प्रश्न।
दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खानों का नाम लिखिए। दामोदर बेसिन में जो है आखिर जो है 4 गो कोयला खान है, उन चारों कोयला खानों के जो है नाम थोड़ा बताएंगे सर आप? अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है सबसे पहला रानीगंज, दूसरा बताना है झरिया, और तीसरा बताना है पश्चिमी बोकारो, चौथा बताना है पूर्वी बोकारो, और पांचवा बताना है रामगढ़ है। पूछा था 4 गो है, लेकिन आप 5 को बता दीजिए, है कि नहीं? का बोले हैं? रानीगंज, झरिया, पश्चिमी बोकारो, पूर्वी बोकारो और रामगढ़ है। ये जो है का है तो दामोदर बेसिन में स्थित जो है 4 गो कोयला के खान हैं। बात समझ गए? बेसिन मतलब झरना, झरना, ठीक ना? चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखल है 54 नंबर, भारत के किन्हीं 4 सूखा संभावी राज्यों के नाम बताइए। भारत के 4 गो ऐसा राज्य के नाम बताना है जहां पे सुखाड़ अधिक मात्रा में होता है, मतलब बाढ़ कई कई साल पे आता है, या बारिश भी जो है वहां पे कम आती है, सूखा ज्यादा रहता है, तो ऐसा राज्य के नाम बताना है। तो भारत के ऐसा अगर 4 गो राज्य के नाम आपसे पूछे तो सबसे पहले बताना है महाराष्ट्र, दूसरा पे आपको बताना है छत्तीसगढ़, तीसरा पे आंध्र प्रदेश और चौथा पे तेलंगाना। ठीक है, याद रखेंगे। और लास्ट में 5वां 6ठा जो है झारखंड भी, बिहार भी आप बोल सकते हैं, है कि नहीं? बिहार में सालों सालों आता है, थोड़ी बाढ़ है, या सालों हमेशा जो है बारिश थोड़ी होते रहता है साल भर, कभी कभी, है कि नहीं? तो ये सब सूखा जो है प्रदेश हैं। कौन कौन बोले हैं? तो आपको बोले हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और बिहार, ये सभी जो है सूखा संभावी राज्य हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 प्रमुख समुद्री पत्तनों का जो है नाम बताना है। यानी भारत के पूर्वी का जो किनारा है, पूर्वी तट है, ओकरा पे 4 गो प्रमुख जो समुद्री पतन बनाया गया है उसका नाम बता दीजिए आप। समुद्री पतन, पतन मतलब जो है बंदरगाह होता है, आपको पता ही है बंदरगाह किस एरिया को कहते हैं। तो जहाँ पे जहाज, पानी वाला जहाज आके सामान उतारता है, लोड करता है, उसी को बंदरगाह बोलते हैं। मालूम है आपको? तब भारत के पूर्वी तट पे जो 4 गो प्रमुख समुद्री पत्तन है, उन चारों के जो है आप नाम बता दीजिए। तो सबसे पहले बताइएगा कोलकाता, दूसरा में आप बताइएगा हल्दिया, तीसरा में बताइएगा पाराद्वीप और चौथा में विशाखापट्टनम। इसके अलावा भी कई सारे हैं, जैसे कि आप याद रख सकते हैं एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन। तो 7 को हम बता दिए, आपको तो 4 को बताना है कि नहीं? तो आपको याद तो रहेगा ना, कोलकाता बोले हैं, चेन्नई बोले हैं, एन्नौर बोले हैं, उसके बाद जो है तूतीकोरिन बोले हैं, हल्दिया बोले हैं, पाराद्वीप बोले हैं। इन सभी में से 4 को आपको याद रखेला है। अच्छा, आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहा है क्या? अगर आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं कि सर ठीक है, आप नोट्स जो है दे देते तो अच्छा रहता। ठीक है भाई, आप लोगों को जो है नोट्स अगर लेना है तो प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से जो है आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आर्ट्स में कोई भी 5 गो आपका सब्जेक्ट है, उस सभी का जो है 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, मॉडल पेपर सॉल्यूशन और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, ये सभी सुविधाएं आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी आर्ट्स की तैयारी प्रॉपर ढंग से हो जाएगी और आप 450 प्लस नंबर लाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आइए हमनी के आगे पढ़ते हैं। आगे है कि कृषि घनत्व क्या है, या शस्य गहनता से आप क्या समझते हैं। देखिए, एक बार प्रश्न पूछा एग्जाम में कि कृषि घनत्व क्या है, तो लोग आंसर बता दिए, लेकिन दूसरा प्रश्न पूछा कि शस्य गहनता से आप क्या समझते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं रहा। तो इसीलिए हम दोनों प्रश्न लिख दिए हैं। अगर आपसे पूछे कृषि घनत्व क्या है या शस्य गहनता से आप क्या समझते हैं, तो दोनों का आंसर जो है एक ही है। अब क्या होता है, तो एक ही जगह पे जब कई प्रकार के फसलों का हमनी के उत्पादन करते हैं, तो इस प्रकार के जो है कृषि को कृषि घनत्व जो है हमनी के कहते हैं। कृषि घनत्व जो है निकालने का एक फॉर्मूला भी है,
उस फॉर्मूला का जो है आप उपयोग तनी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कृषि घनत्व बराबर क्या लिखेंगे, तो कुल बोया गया क्षेत्र, अब बटा में आप लिखेंगे काची, तो बटा में आप लिखेंगे का, तो आप लिखेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और उसके बाद जो है आपको 1000 से जो है गुना कर देना है, तो आपके लिए निकल के आ जाएगा कृषि घनत्व। बात समझ गए? कृषि घनत्व जो है कैसे निकाला जाता है, नहीं 1000 के जगह जो है यहाँ पे 100 था, माफी चाहते हैं, यहाँ पे 100 था, ठीक है। तो कृषि घनत्व कैसे निकलता है, तो कुल बोया गया क्षेत्र बटा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र के गुना कर दीजिए 100 से, तो आपको निकल के आ जाएगा कृषि घनत्व। बात समझ गए? कृषि घनत्व क्या है? अगर हम जो है आसान भाषा में जो है कृषि घनत्व आपको समझाने का प्रयास करें, तो कृषि घनत्व का तात्पर्य होता है कि एक ही जगह पर जो है कितने सारे फसलों का जो है आप उत्पादन कर रहे हैं। बात समझे? चलिए, वेरी गुड। तो अब जो है जब आप ये समझ गए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन निर्वाहक कृषि, क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि जीवन निर्वाहक कृषि क्या है, बताइए। अच्छा, जीवन निर्वाहक कृषि से रिलेटेड हम लोग पीछे भी प्रश्न जो है करके आ रहे हैं। आपसे प्रश्न हम करवाए थे कि जीवन निर्वाहक कृषि के क्या क्या लाभ हैं बताइए, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि जीवन निर्वाहक कृषि क्या है बताइए। तो जीवन निर्वाहक कृषि वैसे कृषि को हम लोग कहते हैं जिसमें किसान जो है पूरा के पूरा अपन जीवन, अपन पूरा परिवार जो है किस पे डिपेंड रहता है, तो खेती पे डिपेंड रहता है, उसी को जीवन निर्वाहक कृषि कहते हैं। बात समझ गए? जैसे मान के चलिए कि हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मेरा परिवार भी जो है खा रहा है, पूरा ऐश मौज कर रहा है, काची से, सिर्फ खेती करके, तो समझिए कि हम जो है जीवन निर्वाहक कृषि से जुड़े हुए हैं। यानी कि पूरा जीवन जो है कृषि पर ही डिपेंड हो, उसी को जीवन निर्वाहक कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, खनिज आधारित उद्योगों से आप क्या समझते हैं। देखिए, खनिज आधारित उद्योग वैसे उद्योगों को कहते हैं जो कच्चे मालों के ऊपर डिपेंड होते हैं या खनिजों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो कच्चे मालों को जो है बना करके बाजार में उचित मूल्यों पर बेचते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग। अब लौह इस्पात उद्योग का होता है, तो देखिए खान से जो है पहले कच्चा लोहा को निकाला जाता है, लोहा को पका करके छड़ बनाया जाता है, और भी कई प्रकार के औजार बनाए जाते हैं जो मार्केट में बिकते हैं, तो वो कहलाता है लौह इस्पात उद्योग। तो ये किस चीज पे आधारित है? खनिज पे आधारित है, इसीलिए ये कहलाएगा खनिज आधारित उद्योग। आप सीमेंट उद्योग को भी कह सकते हैं, सीमेंट यानी घर बनाने वाला सीमेंट, तो सीमेंट उद्योग, काहे कि सीमेंट कहाँ से बनता है, तो खनिजे से बनता है भाई, है कि नहीं। सीमेंट जो है पत्थर को जो है चूर के बनाया जाता है, मालूम है कि नहीं आपको? अगर नहीं मालूम है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा सीमेंट कैसे बनता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आज का क्वेश्चन क्या कहा है कि चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करें। पहले समझिए कि पर्यटन क्या होता है। जो स्थान पे जो है लोग बाहर से घूमने आते हैं, उसी स्थान को पर्यटन कहते हैं। जैसे राजगीर में घूमने वाला पर्यटन एगो जगह है कि नहीं है, ग्लास ब्रिज बना दिया है। फिर जो है और भी जो है कई जगह पे, जैसे कि मथुरा, काशी, फलना ढेकना, ये सब प्रश्न का है, तो ये सब जो है पर्यटन स्थल है जहाँ पे लोग जो है घूमने जाते हैं। तो घूमने जहाँ पे जाते हैं वो कहलाता है पर्यटन स्थल, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करें। तो पर्यटन स्थल पे जो चिकित्सा के कार्य होते हैं उसी को चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। जैसे अगर आप अमरनाथ यात्रा जाते हैं, तब पहाड़ चढ़ने के क्रम में अगर आपको कुछ हो जाए, तो पहाड़ पे जो है डॉक्टरों की टीम जो है कैंप लगा के बैठी हुई रहती है,
और किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत होता है तो वो लोग तुरंत जो है इलाज करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो जो चिकित्सक हैं वो क्या कहलाएंगे, चिकित्सा पर्यटन कहलाएंगे, काहे कि पर्यटन स्थल पे वो जो है चिकित्सा के काम कर रहे हैं। बात समझ गए? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे क्या कहा है, आइए समझिए। क्वेश्चन आपसे कहा है, अरे कहाँ गया, अरे यार, क्वेश्चन जो है आपसे कहा है, देखिए क्या कहा है क्वेश्चन, कि स्वेज नहर किन दो निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ता है। इस स्वेज नहर जो है किन दो निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ता है। तो स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर जो है दो निकटवर्ती पत्तनों को जो है जोड़ता है। किसको किसको? तो लाल सागर और भूमध्य सागर दो निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ने का काम करता है स्वेज नहर। अब बताइए, ज्योग्राफी में टोटल हमनी के 60 गो क्वेश्चन पढ़ लिए, इन 60 क्वेश्चन में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन रहा जो आपको याद नहीं हुआ, चाहे आपको समझ में नहीं आया? अगर किसी कारणवश आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है क्लास को दोबारा आप देख लीजिए। आप दोबारा देखने के बाद आप SGS क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उस पर एक बार नोट्स आप देख लीजिए। नोट्स देखने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, सब्जेक्टिव बनाइए और उसका टेस्ट सीरीज दीजिए। आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। और हमेशा जो है ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ा कीजिए। शॉर्ट तरीका के फेर में रहिएगा तो जीवन भर शॉर्ट में ही रह जाइएगा। हमें उम्मीद है आप हमारी बातों को समझते हैं, सुनते हैं। तो हमनी के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।